वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है UNEP द्वारा जारी की गई एमिशन गैप रिपोर्ट 2020। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया है उसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं चर्चा में क्यों हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट अर्थात एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई। UNEP की यह वार्षिक रिपोर्ट है, पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप अनुमानित उत्सर्जन स्तरों के बीच अंतर को मापती है। ध्यातव्य है कि इस सदी का प्रमुख लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाना है। वर्ष 2019 के आंकड़ों पर हम बात करते हैं। तो रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगातार तीसरे वर्ष 2019 में भी बढ़ता रहा, जो भूमि उपयोग परिवर्तन अर्थात लैंड यूज चेंजेस को शामिल किए बिना 52.4 गीगाटन कार्बन समकक्ष के रिकॉर्ड स्तर को या उच्च स्तर तक पहुंच गया। हालांकि विगत कुछ समय में ऐसे संकेत मिले हैं जो यह बताते हैं कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वृद्धि दर धीमी हुई है। हालांकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट आ रही है और गैर OECD अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। रिकॉर्ड कार्बन उत्सर्जन। जीवाश्म ईंधन और कार्बोनेट से जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर हावी रहा। जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वर्ष 2019 में रिकॉर्ड 38.0 गीगाटन CO2 तक पहुंच गया। दावानल वनाग्नि के कारण बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। वर्ष 2010 के बाद से वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन औसतन प्रति वर्ष 1.4% बढ़ा है, लेकिन वर्ष 2019 में दावानल में वृद्धि के कारण यह उत्सर्जन 2.6% की तेजी से बढ़ा है। G20 देशों में भारी मात्रा में उत्सर्जन। पिछले एक दशक में शीर्ष 4 उत्सर्जक देशों चीन, USA, यूरोपियन यूनियन के 27 देश प्लस UK और भारत ने भूमि उपयोग परिवर्तन के बिना कुल ग्रीन हाउस गैसों या गैस उत्सर्जन में 55% का योगदान दिया है। शीर्ष 7 उत्सर्जक देश रूस, जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन 65% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं G20 के सदस्य देशों ने 78% का योगदान दिया है। यदि भारत के उत्सर्जन की बात की जाए तो वर्ष 2019 के दौरान भारत में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ था। यहाँ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.7 टन CO2 था। उत्सर्जन पर महामारी का प्रभाव क्या पड़ा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। CO2 उत्सर्जन वर्ष 2020 में वर्ष 2019 के उत्सर्जन स्तर के मुकाबले 7% तक घट सकता है। अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि वर्ष 2019 और 2020 दोनों में जारी रही। महामारी के कारण उत्सर्जन में सबसे कम गिरावट परिवहन क्षेत्र में रही, चूंकि लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और इस वजह से परिवहन गतिविधियां कम रहीं। मुद्दे और संभावित समाधान। वर्तमान दर से यदि देखा जाए तो दुनिया अभी भी इस सदी में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रही है। पेरिस समझौते में प्रयास के स्तर को अभी भी 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य हेतु तिगुना और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य हेतु कम से कम 5 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दुनिया भर में मौसम संबंधी तीव्र घटनाओं का कारण बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड प्रेरित आर्थिक मंदी का सामना कर रहे देशों के लिए इससे बचने का तरीका ग्रीन रिकवरी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्रीन रिकवरी में शून्य उत्सर्जन तकनीक और बुनियादी ढांचे में निवेश, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करना, नए कोयला संयंत्रों पर रोक तथा प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देना शामिल है। इस तरह की कार्रवाई वर्ष 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 25% तक की कटौती कर सकती है और पेरिस संधि में निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना में 66% की वृद्धि कर सकती है। अब UNEP के विषय में जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में
आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन तथा पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। यूएनईपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यूएनईपी अन्य संयुक्त राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। कौन सी रिपोर्टें यूएनईपी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो उन रिपोर्टों में है एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। और अभियान कौन कौन से चलाए जाते हैं? बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। आगे की राह जान लेते हैं क्या होनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 की आर्थिक मार से उबरने के लिए अगर अभी पर्यावरण के अनुकूल निर्णय लिए जाते हैं तो वर्ष 2030 तक के अनुमानित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 25% तक की कमी लाई जा सकती है। भारत ने अपने उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसी दिशा में उसने वर्ष 2020 की पहली छमाही में कोई नया ताप विद्युत प्लांट स्थापित नहीं किया है। यही वजह है कि भारत में कोयले से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में करीब 0.3 गीगावाट की कमी आई है। इसके अतिरिक्त भारत सौर ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2022 तक अपने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के अनुप्रयोगों को बढ़ाने और 25 गीगावाट क्षमता विकसित करने के लिए पीएम कुसुम योजना भी चला रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका कारण बताएं, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें उसका आंसर देने में खुशी होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।